नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के शेयर बाजार के एक और बड़े घोटाले की। केतन पारेख घोटाला ये 2001 में सामने आया था। इसे कई लोग KP10 स्टॉक स्कैम के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे परत दर परत। ये चर्चा उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो शेयर बाजार की पेचीदगियों को जल्दी और साफ तौर पर समझना चाहते हैं। तो कहानी है केतन पारेख की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टॉक ब्रोकर बना। कुछ लोग तो उसे नया हर्षद मेहता भी कहने लगे थे उस वक्त। और ये सब तब हो रहा था जब दुनिया में .com का वो जो क्रेज था वो चरम पर था। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो सबसे पहले, ये केतन पारेख था कौन, और मतलब इतना प्रभावशाली कैसे बन गया? सुना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी दबदबा था इसका। हाँ बिल्कुल। केतन पारेख ने बहुत तेजी से नाम कमाया था, खासकर टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम स्टॉक्स में, जिनको उस समय आईस सेक्टर कहते थे, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट। और घोटाला करने के लिए उसने देखिए मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाए। यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे मतलब सिस्टम की कमियों का और उस वक्त के माहौल का फायदा उठाया गया। पहला तरीका पंप एंड डंप। ये नाम तो सुना हुआ है। मतलब केतन ने कुछ चुनिंदा कंपनियां पकड़ी, शायद कम जानी पहचानी, जिन्हें बाद में KP10 कहा गया, जैसे वो पेंटाफोर, ऑफ्टेक इन्फोसिस, जी टेलीफिल्म्स, और फिर उधार के पैसे से, भारी पैसों से उनकी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। यही पहुंच गई और आम निवेशक भी आ गए कि भाई चलो हम भी कमा लें। तभी केतन पारेख और उसके जो साथी थे, उन्होंने अपने सारे शेयर ऊंचे दाम पर बेच दिए, चुपचाप। नतीजा, कीमतें एकदम से नीचे, धड़ाम से। और छोटे निवेशक, उनका तो भारी नुकसान हो गया। लेकिन ये सब करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है। मतलब सिर्फ शेयरों को ऊपर नीचे करना है, इसके लिए कैपिटल तो चाहिए ना। तो वो दूसरा तरीका, बैंक लोन में हेरफेर, वो यहाँ काम आया होगा। पैसा कहाँ से आया इतना? हाँ, यहीं पर एंट्री होती है माधोपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की, MMCB। आरोप यही लगे कि केतन पारेख ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर या फिर जाली सिक्योरिटीज दिखाकर बहुत बड़ी रकम लोन में ले ली। नियम कानून सब ताक पर रख दिए गए। और एक बात और, उस समय शायद कोऑपरेटिव बैंकों पर उतनी सख्त निगरानी नहीं थी जितनी कमर्शियल बैंकों पर होती है। तो इस पैसे का इस्तेमाल हुआ फिर बाजार में और ज्यादा मैनिपुलेशन के लिए, कीमतें बढ़ाने, नकली वॉल्यूम दिखाने में। अच्छा, और तीसरा तरीका, वो सर्कुलर ट्रेडिंग। ये क्या चीज थी? सुनने में ही काफी चालाकी भरा लगता है। हाँ, ये भी एक बड़ा हथियार था उसके पास। इसमें क्या था कि केतन पारेख से जुड़ी जो फर्में थीं और उसके जो सहयोगी थे, वो आपस में ही शेयरों की खूब खरीद फरोख्त करते थे, बड़ी मात्रा में। तो बाजार में लगता था कि अरे वाह, इन शेयरों में तो बहुत ट्रेडिंग हो रही है, बहुत डिमांड है। और आम निवेशक वो इस नकली वॉल्यूम और बढ़ती कीमतों को देखकर आकर्षित हो जाते थे और पैसा लगा देते थे। इससे एक खतरनाक मतलब एक बुलबुला बन गया। और हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स थीं, अफवाहें भी थीं कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट नाम और यहाँ तक के कुछ राजनैतिक कनेक्शंस भी थे, जिन्होंने या तो इस हेरफेर से फायदा उठाया अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर देखकर भी अनदेखा किया। इससे मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। तो फिर ये सब खुला कैसे? मतलब जब इतना सब कुछ चल रहा था प्लानिंग से, तो ये भांडा फूटा कैसे? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो था 2001 का ग्लोबल .com बबल बर्स्ट। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की हवा निकल गई, कीमतें गिरने लगीं बहुत तेजी से। अब केतन पारेख के लिए वो उधार के पैसे और सर्कुलर ट्रेडिंग के दम पर उन KP10 स्टॉक्स की नकली कीमतों को बनाए रखना वो नामुमकिन हो गया। तो जब ये बुलबुला फटा, नतीजा क्या हुआ? जाहिर है काफी बुरा हुआ होगा। हाँ, बहुत बुरा। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, MMCB, जिसने केतन पारेख को इतना लोन दिया था, वो तो डूब ही गया, ढह गया बिल्कुल। हजारों जमाकर्ताओं के पैसे उसमें फंस गए। शेयर बाजार क्रैश हो गया बुरी तरह से। खासकर वो KP10 स्टॉक्स तो मतलब जमीन पर आ गए। अनुमान है कि करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ निवेशकों को। पूरे बाजार में एक अविश्वास का माहौल बन गया था। और इस सब के बाद केतन पारेख का क्या हुआ? उस पर क्या कार्रवाई हुई? सेबी ने उस पर 14 साल के लिए ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध। गिरफ्तारी भी हुई उसकी, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। कानूनी कार्रवाई चली लंबी, और अदालती दस्तावेजों में ये साफ हुआ कि हाँ, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और बाजार के नियमों का उल्लंघन हुआ था। इस घोटाले का सिस्टम पर क्या असर पड़ा? मतलब कुछ रेगुलेटरी बदलाव हुए इसके बाद? हाँ, बिल्कुल हुए। निवेशकों का भरोसा तो बुरी तरह हिल गया था।
एमएमसीबी जैसे बैंक के डूबने से कोऑपरेटिव बैंकों के रेगुलेशन पर भी सवाल उठे। सेबी ने अपनी निगरानी बढ़ाई, खासतौर पर इनसाइडर ट्रेडिंग, सर्कुलर ट्रेडिंग, प्रमोटर्स की भूमिका, इन सब मामलों में नियम और सख्त किए गए। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी नियम कड़े हुए। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे किस्से से हम क्या सबक ले सकते हैं? क्या खास बात निकल कर आती है? देखिए, एक तो ये कि कैसे पढ़े लिखे होशियार लोग भी सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, कि कैसे तेजी से बदलते बाजार, जैसे उस वक्त का टेक बूम था, वो मौजूदा नियमों और निगरानी को कमजोर साबित कर सकते हैं। रेगुलेटर्स को हमेशा बाजार से एक दो कदम आगे रहना पड़ता है। हर्षद मेहता कांड के कुछ ही साल बाद ये घोटाला हुआ। इसने फिर याद दिलाया कि बिना सख्त नियमों और उनकी ईमानदारी से पालना के शेयर बाजार कितना नाजुक हो सकता है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पड़ाकर छोड़ता है कि आज का जो जमाना है, डिजिटल युग, हाईटेक युग, जहां नए नियम हैं, निगरानी के नए तरीके हैं, क्या अब भी इस तरह का या शायद इससे भी बड़ा कोई घोटाला दोहराया जा सकता है, या फिर धोखाधड़ी के तरीके बस अपना रूप बदल लेंगे? ये सोचने वाली बात है।